नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल कामरा और आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं बिहार का एक बहुत ही खौफनाक किस्सा। ये कहानी बिहार से लेकर दिल्ली तक ट्रैवल करती है और इस कहानी में ये जो दोनों इंसिडेंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जिम्मेदारी मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं कि ये फिगर आउट करें कि ये जो दोनों किस्से हुए हैं और इसमें जो नेगेटिव एनर्जीज थी वो दोनों एक ही हैं या फिर वो अलग अलग एनर्जीज हैं और अलग अलग एंटिटीज का काम है। ये कहानी हमारे साथ शेयर की है प्रिया ने, जो उसी परिवार का हिस्सा है जिसके साथ ये एक आप बीती घटना है। इस कहानी की शुरुआत होती है अंकेश के साथ। अंकेश उस समय 10 या 11 साल का था और करीब 7th क्लास में पढ़ता था। गर्मियों की छुट्टियों में हमेशा खेलने के लिए वो अपने मामा के यहां आ जाया करता था। उसके मामा के 4 बच्चे थे, दिव्या, सपना, प्रिया और नीलेश। इन सब से उसकी बहुत अच्छे से बना करती थी और नीलेश, जो कि उसके मामा का इकलौता और सबसे बड़ा लड़का था, वो उसका काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड था। वो जब भी अपने मामा के घर आता नीलेश के साथ बहुत खेलता और एंजॉय करता। वो हमेशा इंतजार किया करता था कि कब गर्मियों की छुट्टियां आए और वो खेलने के लिए अपने मामा के घर जाए। फिर आता है वो दिन जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 18 नवंबर 2010, छठ पूजा का चौथा दिन। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं कि छठ पूजा हमारे देश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट त्योहार है। यह त्योहार सूर्य भगवान और छठी माता को समर्पित है। इस दिन दुनिया में हर बिहारी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, इसे बहुत धूमधाम से मनाता है और एंजॉय करता है। इसमें वैसे बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, लेकिन मोटा मोटा जो इस कहानी को समझने के लिए जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूं। तीसरे और चौथे दिन इसमें लोग पानी में खड़े होकर के या किसी नहर में खड़े होकर के सनराइज होने का इंतजार करते हैं कि सूर्योदय हो और उससे पानी का अर्घ दे करके और कुछ मंत्र जाप करके पूजा की जाती है। छठ पूजा का चौथा दिन था और सुबह सुबह सनराइज होने से पहले नीलेश के परिवार वाले वहां खड़े सैकड़ों लोगों के साथ सूर्योदय होने का इंतजार कर रहे थे। सब लोगों के बच्चे भी वहां पर काफी खेल रहे थे और पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशानी और चिंता में भी लग रहे थे कि यार बच्चे पानी के आसपास खेल रहे हैं, थोड़ा आगे जाने के बाद वहां पर नहर गहरी है तो कहीं बच्चे वहां ना चले जाएं। तो सब लोगों का ये माहौल चल रहा था और सबके बच्चे एक दूसरे में मिक्स थे, खेल रहे थे। तो किसी को अच्छे से ये दिखाई भी नहीं दे रहा था कि उनके खुद के बच्चे कहाँ पे हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा भी था। इतने में ही नीलेश की मम्मी को यह ध्यान में आता है कि नीलेश और उसकी छोटी बहन कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो काफी ज्यादा परेशान होती है, काफी जगह नजर दौड़ाती हैं कि वो बच्चे कहां पर गए। इतने में ही थोड़ी दूर से एक औरत के चिल्लाने की और रोने की आवाज सुनाई देती है। ये लोग काफी घबरा जाते हैं और भागकर जाते हैं वहां देखने की क्या हुआ है। वहां जाने के बाद पता लगता है कि 2-3 औरतें और हैं जिनके बच्चे मिल नहीं रहे हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही हैं उन्हें ढूंढने के लिए, और इसीलिए वो रो भी रही हैं। उन लेडीज ने बताया कि उन्होंने अपने बच्चों को नहर में आगे की तरफ जाते हुए देखा है। उन औरतों ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश भी की, लेकिन क्योंकि वो पानी में खड़ी थी और फेस्टिवल चल रहा था, सनराइज होने ही वाला था, तो वो उनके पीछे भी नहीं भाग पाई और इसीलिए बच्चे खेलते खेलते वहां पर चले गए। उस समय वो लेडीज नहीं जानती थी कि जिस तरफ वो बच्चे जा रहे हैं वहां पर नहर और ज्यादा गहरी है। वहां पर खड़े कुछ लोग भागे उस तरफ और उन बच्चों को देखने के लिए पहुंचे कि बच्चे कहां चले गए हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें नहर में 4-5 बच्चे डूबते हुए दिखाई देते हैं। लोग उन्हें बचाने के लिए नहर के अंदर कूदते हैं और किसी तरह से उन्हें लेकर के बाहर आ जाते हैं। बाहर निकालने के बाद उनके पेट से पानी निकालने की कोशिश की जाती है, उन्हें बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उनमें से कोई भी बच्चा नहीं बचता और सब के सब वहां पर अपनी जान गंवा देते हैं। बदकिस्मती से नीलेश और उसकी छोटी बहन भी इन 5-6 बच्चों में शामिल थी। पूरा परिवार टूट गया। उस जगह पर रोने और चिल्लाने की आवाजें जोर जोर से सुनाई देने लगी। लोगों की आंखों में आंसू थे और लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। अंकेश की फैमिली को भी फोन जा चुका था। सब रिश्तेदार वहां पर पहुंचे और उन दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार किया गया। अंकेश को भरोसा नहीं हो रहा था कि उसका बेस्ट फ्रेंड जैसा भाई अब उसके साथ नहीं है और उसे छोड़कर जा चुका है। बाकी रीति रिवाज के तहत अंकेश और उसकी फैमिली 10-15 दिन वहां पर अपने रिश्तेदारों के घर रुकती हैं और फिर वापस से अपने घर आ जाती हैं।
अंकेश भारी सदमे में था और उससे निकलने की कोशिश कर रहा था। थोड़े समय बाद अंकेश ने स्कूल जाना स्टार्ट किया और फिर एक रात में अंकेश के सपने में नीलेश आता है। वो उसे गले लगा करके जोर जोर से रोता है और कुछ भी नहीं कहता। अगले दिन सुबह सुबह जब अंकेश की नींद खुलती है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे वो सपना याद आता है। वो भागकर अपनी मम्मी और पापा के पास जाता है और पूरा सपना एक्सप्लेन करता है कि रात में नीलेश किस तरह से उसके सपने में आया और सिर्फ जोर जोर से रो रहा था। उसके पेरेंट्स को लगा कि ये अभी काफी ज्यादा सदमे में है, परेशान है, अपने भाई को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, इसीलिए नीलेश उसके सपने में आया है। इसीलिए उसके पेरेंट्स ने इस बात को सुना और इग्नोर कर दिया। कुछ 1-2 दिन के बाद अंकेश भी इस सपने के बारे में भूल चुका था। लेकिन कुछ दिनों बाद उस स्कूल में एक नीलेश की तरह ही परछाई दिखाई देती है। वो काफी गौर से देखता है और उस परछाई में उसे कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसे ऐसा डाउट हो रहा था कि यह परछाई नीलेश के जैसी लग रही है। काफी बच्चों की वहां पर भीड़ थी, इसी के चलते वो परछाई उसकी आंखों से ओझल हो गई। 1-2 दिनों तक वो सोचता रहा कि वो क्या चीज थी, वो किसकी परछाई थी जो उसे दिखाई दे रही थी, कि एक दिन फिर से उस स्कूल में एक बच्चा दिखाई देता है जिसका साइड फेस एकदम नीलेश के जैसा लग रहा था। ये बहुत क्यूरियोसिटी में उस बच्चे के पास जाता है और उसको जाकर के देखता है कि वो कौन है, लेकिन वो नीलेश नहीं था, वो कोई और ही बच्चा था। अंकेश बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। उसे हर एक बच्चे को देख करके ऐसा लगता था कि शायद नीलेश जा रहा है। किसी दूर जाते बच्चे को देख करके उसे ऐसा लगता था कि ये पीछे से एकदम नीलेश के जैसा लग रहा है। कभी कभी फिर से उसे वो परछाई दिखाई देती, धुंधलेपन में उसे लगता कि शायद वहां नीलेश खड़ा है। वो काफी ज्यादा परेशान और फ्रस्ट्रेट हो चुका था। किसी तरह से उसे इस चीज से डर नहीं लग रहा था, वो सिर्फ क्यूरियस था ये जानने के लिए क्या सचमुच में उसका भाई नीलेश उसके आसपास है और उसे दिखाई दे रहा है। इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन नीलेश ऑटो पर अपने स्कूल जा रहा था कि तभी पीछे से एक ऑटो जिसमें उसी के स्कूल के बच्चे थे उसके ऑटो को ओवरटेक करता है। यहां अंकेश ने कुछ ऐसा देखा था जिसे देख करके वो 60-70% श्योर हो चुका था कि ये जो सामने ऑटो गया है, जो हमें ओवरटेक करके गया है, उसकी बैक सीट पर जो बच्चा बैठा था वो नीलेश था। अभी तक अंकेश ने अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बताया था क्योंकि वो श्योर नहीं था कि उसे जो परछाई दिख रही है या फिर जो भी बच्चे दिख रहे हैं वो नीलेश ही हैं या फिर वो अभी भी सदमे में है कि नीलेश को उसने खोया है, इसीलिए उसे ये सब चीजें दिख रही हैं। इस ऑटो वाले इंसिडेंट के बाद अंकेश को ऐसा लगने लगा था कि हर जगह हर समय उसे कोई देख रहा है, कोई उसके आसपास है। इन चीजों को चलते अब 2 महीने हो गए थे और एक दिन जब अंकेश अपने स्कूल से वापस घर लौटता है तो उसकी मदर बताती हैं कि हम लोग नीलेश के पेरेंट्स से मिलने उनके गांव जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं। ये लोग उनके पेरेंट्स से मिलने के लिए बिहार पहुंचते हैं और जैसे ही अंकेश उस घर में एंटर करता है तो नीलेश एकदम सामने उसे सीढ़ियों में बैठा हुआ दिखाई देता है। इस बार ना वो कोई परछाई थी, ना वो कोई डाउट था, एकदम साफ साफ नीलेश उसके सामने सीढ़ियों पे बैठा हुआ था। यह देख के अंकेश को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, वो बहुत ज्यादा घबरा गया था। जैसे ही वो लोग रूम में पहुंचे, अंकेश ने सबसे पहले नीलेश के पेरेंट्स को यह बात बताई कि मामा मामी, मैंने अभी अभी सीढ़ियों में नीलेश को देखा है और मुझे वो बहुत समय से दिख रहा है। जितनी भी चीजें उसके साथ हुई उसने वो सारी चीजें अपने मामा मामी को बताई। लेकिन यहां पर हैरत की बात यह थी कि उन दोनों का रिएक्शन एकदम नॉर्मल था। यानी इन 2 महीनों से उन लोगों को भी नीलेश हर जगह पर दिखाई दे रहा था। वो लोग ये जानते थे कि नीलेश की आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है, फिर भी उन लोगों ने उसकी कोई भी पूजा नहीं करवाई क्योंकि वो लोग खुश होते थे नीलेश को देख करके और उसे देख करके वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते थे कि वो चला गया है हमें छोड़ के, लेकिन स्टिल हम उसको देख पा रहे हैं। ये उन दोनों के लिए बहुत नॉर्मल बात हो गई थी। लेकिन अंकेश के पेरेंट्स को जब ये पता लगा कि उसे नीलेश दिख रहा है, कोई आत्मा दिख रही है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने नीलेश के पेरेंट्स को समझाया कि हम समझते हैं कि आपको उस बच्चे को देख करके खुशी हो रही है, लेकिन एट द एंड शायद उसकी जो अच्छाई है, जो भलाई है, वो इसी में है कि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। फाइनली उसकी आत्मा की शांति के लिए घर में पूजा और हवन करवाया जाता है, जिसके बाद नीलेश किसी को भी कभी भी नहीं दिखता। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती।
नीलेश के साथ साथ उसकी एक छोटी बहन भी डूब कर मरी थी, जो अभी तक किसी को दिखाई नहीं दी थी। और अब जो आगे का इंसिडेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसके बाद जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप जज करें कि वो एंटिटी, वो नेगेटिव चीज जो उसकी बहन सपना को दिखाई दी, क्या वो उसकी छोटी बहन थी या फिर ये एक अलग किस्सा है और वो कोई और नेगेटिव एनर्जी थी। काफी समय तक इनके घर पे ऐसा कुछ भी नहीं होता और साल आता है 2023। सपना अब काफी बड़ी हो गई थी और पढ़ाई में यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली पहुंच चुकी थी। दिल्ली पहुंचकर काफी समय सपना एक पीजी में रहती है और अब पीजी की लाइफ से परेशान होकर के फाइनली उसने एक फ्लैट ढूंढ लिया था। ये एक बहुत ही छोटा 1 BHK फ्लैट था जिसमें वो अकेली रहती थी। यूपीएससी की तैयारी करते समय सपना की मुलाकात एक रजत नाम के लड़के से होती है, जो कि उसी के कोचिंग इंस्टीट्यूट में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। थोड़ा समय बीता और इन दोनों की बॉन्डिंग आपस में बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज हो जाते हैं। रजत पहली बार सपना के फ्लैट पर पहुंचता है और पहली बार पहुंचते ही उसका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि वो बहुत डर जाता है। उस फ्लैट में जाते ही रजत को बहुत ज़ोर से खांसी आने लगती है, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है और पता नहीं कहाँ से उसे मिर्ची जलने की जो खुशबू है वो आने लगती है। उसकी आंखें मिर्ची के धुएं से जल रही थी, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि उनके पूरे फ्लैट में मिर्ची तो क्या, कुछ भी नहीं पक रहा था और गैस एकदम बंद था। किसी तरह से रजत नॉर्मल होता है और पानी पी करके वहां पर बैठ जाता है। अब ऐसा चलते चलते रजत और सपना काफी ज्यादा मिलने लगे थे और इनकी बॉन्डिंग और ज्यादा अच्छी होने लगी थी। कुछ चीजें थी जो रजत सपना में काफी समय से ऑब्जर्व कर रहा था और पूछना चाहता था, लेकिन क्योंकि उनकी बॉन्डिंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी तो वो नहीं पूछ रहा था। अब उसे लग रहा था कि अब वो समय है कि मैं सपना से कुछ भी पूछ सकता हूं। तो उसने एक दिन सपना से पूछा कि यार, हम सब लोग छुट्टियों में पेपर के बाद कभी ना कभी अपने घर पे जाते हैं, तुम अपने घर पे क्यों नहीं जाती? क्या तुम्हारे घर वालों से रिलेशन थोड़े खराब हैं या फिर क्या प्रॉब्लम है, तुम घर क्यों नहीं जाती? ये बात सुनकर सपना उस पर बहुत ज्यादा नाराज हो गई और उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। रजत को लगा कि शायद उसने कोई गलत सवाल पूछ लिया है या फिर उसके दिल को हर्ट कर गई है ये बात, इसीलिए रजत ने उससे माफी मांगी और प्रॉमिस किया कि अब मैं ये बात तुमसे कभी नहीं पूछूंगा। अब धीरे धीरे रजत ने उस फ्लैट पर भी जाना कम कर दिया था, क्योंकि वहां पर जाके उसे बहुत ज्यादा अजीब लगता था और घबराहट होती थी। कई बार रजत जब अचानक से उस फ्लैट पर पहुंच जाता, बिना डोरबेल बजाए अंदर चला जाता, तो वो देखता कि सपना जोर जोर से हंस रही है, जैसे वो किसी के साथ मस्ती कर रही हो, किसी से बात कर रही हो, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता था। बहुत बार ऐसा हुआ कि रजत ने दरवाजे के बाहर रहकर उसको सुना, तो ऐसा लगता था जैसे वो किसी से बात कर रही है, लेकिन अंदर कोई भी नहीं होता था। रजत को ये सब बातें बहुत ज्यादा डराने लगी थी और उसे लगने लगा था कि सपना के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है। ऐसे ही चलते चलते अब काफी महीने बीत जाते हैं। सपना और रजत की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है और ये एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। इसी के चलते एक दिन बातों बातों में सपना रजत से पूछती है कि यार, जब भी मैं तुम्हें मिलने के लिए कहती हूँ या तुम्हें फ्लैट बुलाती हूँ, तुम फ्लैट कभी भी नहीं आते, मुझे बाहर बुला लेते हो। क्या सब कुछ ठीक है हमारे बीच में? तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? तब जाकर रजत सपना से कहता है कि ये बात मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, तुम बाहर किसी रेस्टोरेंट में आओ और हम वहां मिलकर बात करते हैं। वहां पर रजत सपना से कहता है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं तुम्हारे फ्लैट अचानक से आया हूं, मैंने गेट खोला है और ऐसा लगता है कि तुम किसी से बात कर रही हो, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। बहुत बार मैं गेट के बाहर खड़े होकर के तुम्हें सुना है कि तुम अंदर किसी से बात कर रही होती हो, लेकिन तुम्हारे फ्लैट में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं रहता। अब वो समय आ चुका था कि सपना रजत से कुछ भी नहीं छुपाना चाहती थी। सपना ने रजत को सब कुछ सच सच बताया, जिसे सुनने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सपना ने बताया कि उसके फ्लैट में उसे एक आदमी और एक छोटी बच्ची दिखाई देते हैं, जिसके साथ वो सारा दिन खेलती है जब भी वो अकेली फ्लैट में होती है। ये बात सुन के रजत एक बार के लिए चौंक गया और उसने सपना से पूछा कि कोई और टेनेंट रहते हैं तुम्हारे साथ, रेंट पे रहते हैं, राइट? लेकिन सपना ने बताया कि नहीं, ये कोई एंटिटीज है, एक आदमी और एक छोटी बच्ची की, जो उसे दिखाई देते हैं। सपना ने बताया कि यही कारण है कि वो बहुत ज्यादा अपने घर पर नहीं जा पाती, क्योंकि एक बार जब इसने उनसे कहा था कि मैं अपने घर जा करके आ रही हूं, तो उन्होंने इससे कहा कि तुम अपने घर जाओ, लेकिन 2-4 दिन में वापस आ जाना। अगर तुमने इस फ्लैट को छोड़ने के बारे में सोचा तो ये तुम्हारी जान के लिए अच्छा नहीं होगा।
उन एंटिटीज ने सपना को डरा रखा था कि अगर वो इस फ्लैट को छोड़ करके जाएगी तो वो उसे जान से मार देंगे और उसके पीछे पीछे आकर के उसके परिवार को भी नुकसान पहुंचाएंगे। यानी जितनी बार भी रजत अचानक से घर पे पहुंचा था और वो हंस रही होती थी, उस समय वो उस बच्ची और उस आदमी के साथ खेल रही होती थी। जब भी रजत गेट के बाहर खड़ा होकर उनकी बात सुन रहा होता था, उस समय वो उन्हीं प्रेतों से बात कर रही होती थी। रजत ने सपना से पूछा कि क्या इस फ्लैट के बाहर भी कभी उन्होंने तुमसे बात की है या कभी तुम्हें वो दिखाई दिए हैं? तो सपना ने बताया कि नहीं, इस फ्लैट से बाहर मैं अगर 5 दिन भी कभी रही हूं तो भी वो मुझे कभी भी दिखाई नहीं दिए। रजत ने सपना को सजेस्ट किया कि आज के बाद वो उस फ्लैट में वापस कभी भी ना जाए, क्योंकि शायद उन एंटिटीज का जो रीच है, जो लेवल है, वो उसी फ्लैट तक है, और अगर वो और इस फ्लैट में जाती रही, वहां पर लंबा समय तक रुकी, तो शायद वो उसे पजेस कर लें या फिर उसकी जान के लिए भी खतरा हो सकता है। रजत ने उसे समझाया कि वो इस फ्लैट को आज के आज खाली कर दे और उस फ्लैट पे वापस कभी भी ना जाए, क्योंकि शायद वो अपना सामान लेने के लिए भी अगर जाएगी और उन एंटिटीज को, उन प्रेतों को पता लग गया कि वो ये फ्लैट छोड़ने वाली है, तो शायद उसकी जान को कोई रिस्क हो सकता था। सपना ने अपना सारा का सारा सामान उस फ्लैट पे छोड़ दिया और उसके बाद उस फ्लैट पे कभी भी नहीं गई। उसने रजत की बात को मान लिया और शायद इसीलिए उसकी जान बच गई। याद कीजिए, मैंने आपको कहा था कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको फिगर आउट करना है कि ये जो एंटिटीज सपना को दिख रही थी, क्या ये वही नीलेश की छोटी बहन थी जो पानी में डूब करके मर गई थी, या फिर ये कोई और एंटिटीज थी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आई है कहानी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने कमज़ोर दिल वाले दोस्तों को साथ बैठकर ज़रूर दिखाइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। सायोनारा, हर हर महादेव।